डियर लर्नर्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पाठक है और आज हम मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस मोटिवेशन के संबंध में चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम्स। After completing these modules, the student will be able to understand the meaning and definition of motivation, understand the nature and characteristics of the motivations, describe the importance of motivations, discuss the types of motivations, and last, discuss the various theories of motivations. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का मूल आधार उसके कर्मचारी ही होते हैं। यदि कर्मचारी मन लगाकर कार्य नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी जब लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं, लगातार कार्य करते करते उनमें थक जाते हैं, कार्य के प्रति निराशा आ जाती है, कार्य में मन नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में उनमें थकान आ जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण एवं प्रेरणा दी जाती है। ऐसी लगाव, आकर्षण एवं प्रेरणा ही मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाता है। मोटिवेशंस is an important factors which encourage the person to give their best performance and help in reaching enterprises goals. Motivations जो है बहुत ही important factors होता है जो कि encourage करता है एम्प्लॉय को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है। Strong positive motivations will help to increase the working efficiency of employee, but negative motivations will reduce their working efficiency and performance in the organizations. इस संबंध में रामायण में सुंदरकांड की एक चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब सीता माता की खोज में सारे वानर निकलते हैं उस समय प्रश्न ये उठता है कि 100 योजन समुद्र पार करके सीता माता की खोज में लंका कौन जाए। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में हनुमान जी के में असीम क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी कि वो 100 योजन समुद्र आराम से पार कर सकते थे, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वे अपनी क्षमता को भूल गए थे, उन्हें अपनी योग्यता का ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में जामवंत जो है वो एक मोटिवेटर का काम करते हैं और हनुमान जी को उनकी क्षमता का ज्ञान दिलाते हैं, उनकी असीम क्षमताओं का ज्ञान दिलाते हैं, जिससे कि हनुमान जी अपने काम में सफल होते हैं। इसी प्रकार कर्मचारी अपनी कार्य क्षमता को भूल जाते हैं, अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को भूल जाते हैं। उस स्थिति में एक मैनेजर को जामवंत की भांति होना चाहिए जो अपने कर्मचारियों को उनकी कार्य क्षमता, उनकी योग्यता से उनका परिचय करवाए, जिससे कर्मचारी जो है अपना मन लगाकर कार्य कर सके। यह कहा जाता है कि किसी कर्मचारी का आप समय खरीद सकते हैं, किसी स्थान विशेष समय विशेष पर उसकी शारीरिक उपस्थिति आप खरीद सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों का उत्साह, लगन, उसकी इच्छा शक्ति आप नहीं खरीद सकते हैं। यदि आपके कर्मचारियों की उत्साह, इच्छा शक्ति और लगनता बनाए रखना है तो उन्हें मोटिवेशन और अभिप्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। कुछ लोगों ने मोटिवेशंस की परिभाषा दी हुई है, जिसमें से अकॉर्डिंग माइकल जूसियस की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल जे जूसियस के अनुसार मोटिवेशन इज एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वंस सेल्फ टू गेट a desired course of actions or to push the right button to get a desired reactions। इच्छित क्रियामार्ग की प्राप्ति हेतु स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना अथवा इच्छित कार्य की प्रतिक्रिया हेतु और सही बटन दबाना ही मोटिवेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जूसियस एंड सिलेंडर के अनुसार मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मोटिवेशंस या अभिप्रेरणा अभिप्रेरित कर कार्य करने की प्रक्रिया है। ये इसके मोटिवेशंस के जो है परिभाषाएं हैं। मोटिवेशंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। तो मोटिवेशंस के जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहले मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और यह कार्य के लिए संतुष्टि प्रदान करती है। सेकेंड, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशंस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
कि कर्मचारियों से अच्छा कार्य लेने के लिए उन्हें लगातार अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी कर्मचारियों को एक बार आपने प्रेरणा दे दी और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। कर्मचारियों को लगातार अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा कितने समय पर के बाद दी जाए, यह कर्मचारियों की प्रकृति और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। मनुष्य या कर्मचारियों से अच्छा कार्य लेने के लिए आपकी उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना होगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अभिप्रेरणा के विभिन्न स्रोतों को खोजना होगा। इसलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। द होल मैन इज मोटिवेटेड एंड नॉट ओनली ऑफ हिम ए पार्ट। मोटिवेशन के द्वारा संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, संपूर्ण व्यक्ति प्रभावित होता है, ना कि उसका एक अंग, उसके नाक, कान या आंख। क्योंकि समस्त अंगों का केंद्र बिंदु उसका मस्तिष्क होता है, इसलिए मोटिवेशंस के द्वारा जो है वो मनुष्य जो है वो प्रभावित होता है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन। मोटिवेशंस जो है वो एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित होता है, ना कि आर्टिफिशियल व्यक्ति से। हम नगर पालिका, नगर निगम को हम मोटिवेट या भी प्रेरित नहीं कर सकते। हाँ, इनके अध्यक्ष एवं मैनेजर्स जो है उनको अभिप्रेरित अवश्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मोटिवेशंस कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। मोटिवेशंस जो है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशंस के अंतर्गत हम किसी भी कर्मचारी को लाभ या प्रलोभन के द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उसकी सैलरी बढ़ाकर, अलाउंसेस के द्वारा या और कोई बेनिफिट देके, जॉब सिक्योरिटी के द्वारा हम कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु निगेटिव मोटिवेशंस के द्वारा हम कर्मचारियों को भय या डर दिखाकर, दबाव बनाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी रोकना, कर्मचारियों के इंक्रीमेंट ना होने देना या फिर कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देना। Dear students, next point, motivation is an internal feeling which influence the human behavior. मोटिवेशन एक आंतरिक भावना है जो मनुष्य के अंदर से आती है। अंदर से तात्पर्य मन एवं मस्तिष्क से है और यह कर्मचारियों के या ह्यूमन के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती है। मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड। किसी भी कार्य को करने के पीछे एक लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है। यदि किसी कार्य के पीछे कोई गोल या लक्ष्य या पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है तो मोटिवेशन नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शंस। मोटिवेशन संतुष्टि से संबंधित होता है और यह कर्मचारियों को जॉब के लिए सेटिस्फैक्शंस प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन इज डिफर फ्रॉम मोरल। मोरल और मोटिवेशंस दो अलग अलग चीजें होती है। मोरल का मतलब कार्य की इच्छा शक्ति होता है, जबकि मोटिवेशन से तात्पर्य इच्छा शक्ति को जागृत करना या कार्य के लिए अभिप्रेरित करना होता है। इस प्रकार मोटिवेशंस और मोरल दो अलग अलग चीजें होती है। मोटिवेशन इज अ बेस ऑफ वर्क। किसी भी कार्य का आधार जो है वो मोटिवेशन ही होता है। यदि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वह कार्य के प्रति प्रेरित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशंस में बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मोटिवेशंस मौद्रिक अभिप्रेरणा भी होती है और अमौद्रिक अभिप्रेरणा भी होती है। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि मुद्रा के रूप में की जाती है तो उसे मौद्रिक अभिप्रेरणा कहा जाता है और जब किसी व्यक्ति को मुद्रा के अतिरिक्त अन्य तरीकों से संतुष्ट किया जाता है तो उसे अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव मोटिवेशंस एंड नेगेटिव मोटिवेशंस के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। साथ में हम मॉनेटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले जो है डिस्कस किया कि जब किसी कर्मचारी को लाभ या प्रलोभन के द्वारा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वह पॉजिटिव मोटिवेशंस कहलाता है। इसके अंतर्गत हम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर, उन्हें इंसेंटिव देकर, उनके बोनस की व्यवस्था करके, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी देके, उनकी प्रशंसा करके, उनके लिए क्लैपिंग करवा के हम कर्मचारियों को कार्य के प्रति मोटिवेट करते हैं। लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ साथ नेगेटिव मोटिवेशंस भी अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशंस देने के बाद भी वो अपना कार्य मन लगाकर नहीं करते हैं। ऐसे कर्मचारी जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें नेगेटिव मोटिवेशंस की भी आवश्यकता होती है। नेगेटिव मोटिवेशंस के अंतर्गत कर्मचारियों को भय या डर दिखाकर कार्य करने के लिए प्रेरित
किया जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों जो है उनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर, कर्मचारियों को की सैलरी का इंक्रीमेंट रोककर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी मोटिवेशंस एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस। मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत जब किसी कर्मचारी को के आवश्यकताओं की संतुष्टि मुद्रा के रूप में की जाती है तो उसे मॉनेटरी मोटिवेशंस कहा जाता है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है। मॉनेटरी मोटिवेशंस के द्वारा उन्हें मुद्रा देकर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस, जब किसी कर्मचारियों को मुद्रा के अतिरिक्त अन्य तरीके से संतुष्ट किया जाता है तो वो नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत आता है। एक ऑर्गेनाइजेशंस में मॉनेटरी मोटिवेशंस एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस दोनों प्रकार की मोटिवेशंस या अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, प्रीमियम, लीव सैलरी, रिवॉल्ड, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, सैलरी, अलाउंसेस, ग्रेजुएटी, पेंशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग आता है। नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत सबसे पहले सेफ्टी ऑफ जॉब। यदि एम्प्लॉय को पता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाएगा तो वह अधिक अभिप्रेरित होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों को यह फील होता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी निकाला जा सकता है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस में मन लगाकर कार्य नहीं करेगा। सेकेंड है अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय का निश्चित समय के बाद प्रमोशंस के अवसर मिलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय जो है वो मॉनेटरी मोटिवेशंस ना मिलने पर भी अभिप्रेरित होकर कार्य करता है। थर्ड है लैक ऑफ फियर। हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति भय से अच्छा कार्य करता है लेकिन यह अच्छा कार्य अधिक समय तक अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों से पूर्ण कार्य क्षमता से कार्य लेने के लिए यह आवश्यक है कि भय का अभाव हो। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। यदि ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों के समूह में से कोई एक कर्मचारी या एक से अधिक कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए गए कार्यों में पार्टिसिपेशन दिया जाता है, सहभागिता दी जाती है, तो इससे कर्मचारियों को यह लगता है कि उनका अहित नहीं होगा। तो यह भी एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के रूप में कार्य करता है। स्टेटस। प्रत्येक कर्मचारी जो है समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्यून या क्लर्क है उसे आप आदर सूचक शब्दों के साथ यदि बात करते हैं तो निश्चित ही वो कार्य के प्रति बहुत मोटिवेट होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन। यदि आपका कार्य इस तरह से है कि उस कार्य को करने में आपको एंजॉयमेंट होता है या आप चैलेंजिंग टास्क है तो ये भी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस का कार्य करता है। सेफ्टी ऑफ पर्सोनल। प्रत्येक कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेफ्टी चाहता है। यदि ऊंचाई पे कार्य करने वाले कर्मचारी को यह पता है कि उसे उसके गिरने पर भी उसे चोट नहीं आएगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उसे सेफ्टी बेल्ट दिया गया है, उसके लिए सेफ्टी नेट की व्यवस्था की गई है, तो अपनी सेफ्टी होने के कारण कर्मचारी जो है वो पूर्ण कार्य क्षमता और लगनता के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है। वर्किंग कंडीशंस। कार्य करने की दशाएं भी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत आती है। स्वच्छ पेयजल, उत्तम प्रकाश की व्यवस्था, आपके अधिकारियों के साथ आपके रिलेशंस, आपके कर्मचारियों के साथ आपके रिलेशंस, और यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर में लगातार कार्य कर रहा है तो उसे आरामदायक चेयर की व्यवस्था, तो ये सब वर्किंग कंडीशंस के अंतर्गत आती है। इसके कर्मचारी जो है पूर्ण रूप से मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि कर्मचारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह अपना कार्य पूर्ण कार्य क्षमता और लगनता और उत्साहपूर्वक करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हमेशा यह कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। यदि किसी कर्मचारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उन्हें अथॉरिटी भी अवश्य दी जानी चाहिए। जब ऐसे कर्मचारियों को अथॉरिटी दी जाती है, अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है, तो वो अपना कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशंस के अंतर्गत आता है। कॉम्पिटेंट एंड एबल लीडरशिप। लीडरशिप एक एबिलिटी होती है जो अपने अनुयायियों को, अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करती है कार्य करने के लिए, अपने अनुयायियों को मोटिवेट करती है, कोच करता है। तो यदि लीडरशिप क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशंस में, लीडर अच्छे लीडर हैं, तो निश्चित ही
कर्मचारी जो है वो बिना झिझक के मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे। और लास्ट है रिकॉग्निशंस। प्रत्येक कर्मचारी चाहता है कि उसको और उसके द्वारा किए गए कार्यों को ऑर्गेनाइजेशन में मान्यता दी जाए। यदि ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों को और कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी जाती है तो कर्मचारी जो है वो पूर्णतः मोटिवेट होकर ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत सरलता और सहजता से होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस। डियर लर्नर्स, अब हम देखते हैं कि मोटिवेशंस के क्या फायदे हैं, क्या उसकी महत्ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। फर्स्ट, मोटिवेशन इज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंप्रूविंग द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। मोटिवेशन एक ऐसा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कर्मचारियों की कार्य क्षमता, उनकी योग्यता को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द हिडन टैलेंट्स एंड कैलिबर ऑफ द एम्प्लॉय। प्रत्येक कर्मचारियों में एक यूनिक प्रतिभा छिपी हुई होती है। उनकी प्रतिभा को निखारने का काम और बाहर लाने का काम मोटिवेशंस के द्वारा किया जाता है। मोटिवेशंस रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। यदि कर्मचारी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेट नहीं है तो इससे कर्मचारियों में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन और स्थिति बनती है, जिससे कि एम्प्लॉय जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर आदियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में कर्मचारी जो है वो छुट्टियां ज्यादा लेते हैं और इसी प्रकार से सिचुएशंस होने के कारण ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर एम्प्लॉय दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं। यदि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस को नए एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेनिंग देने पड़ती है और ऐसे स्थिति हम सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशंस का समय और पैसा दोनों है व्यर्थ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन लीड्स टू गुड ह्यूमन रिलेशंस। जिस ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों को अच्छे से अभिप्रेरित किया जाता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बहुत अच्छा एक ह्यूमन रिलेशन स्थापित हो पाता है। Motivated employee means satisfied employed, satisfied in terms of job as well as their personal motives. A high level of motivations result in harmonious relations between employer and employee. जिस ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशंस बहुत अधिक होता है वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्टैब्लिश होता है और ऑर्गेनाइजेशंस में औद्योगिक शांति बनी रहती है। मोटिवेशंस हेल्प्स टू चेंज द नेगेटिव और इनडिफरेंट attitude of employees to positive attitude so as to achieve the organizational goals. Motivations lead to good corporate image. यदि ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन अच्छा होता है, कर्मचारी अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं, कर्मचारियों के बीच में तनाव का वातावरण नहीं होता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस की गुडविल भी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस की ओवरऑल इफेक्टिविटी उसकी और उसकी जो उत्पादन क्षमता वो मोटिवेशंस के द्वारा बढ़ती है। ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। मोटिवेशंस की बहुत सारी थ्योरीज आई हुई है। ट्रेडिशनल थ्योरीज के बारे में डियर लर्नर्स हम बेसिकली 3 थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, सेकंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, थर्ड डिस्क्रिमिनेटिंग रिवॉल्ट थ्योरी। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी जो है वो आधारित होती है कि किसी भी कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए उन्हें भय एवं डर दिखाना चाहिए। बिना भय या डर के या पनिशमेंट के कर्मचारी कार्य नहीं करते। इसलिए यदि किसी कर्मचारियों से आपको कार्य करवाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मचारियों को आपको भय दिखाना होगा, उन्हें आपको दंड देना होगा, तभी कर्मचारी जो है मोटिवेट होके काम करेंगे। सेकेंड जो थ्योरी है कैरेट एंड स्टिक थ्योरीज। कैरेट रिफर्स टू द रिवॉर्ड एंड स्टिक्स रिफर टू पनिशमेंट। इस थ्योरी के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे इनाम देना चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अलग से बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट, दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, जिससे वो कर्मचारी को अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने कार्य को इंप्रूवमेंट कर सके और अपने कार्य को सुधार सके। थर्ड थ्योरी है डिस्क्रिमिनेटिंग रिवॉल्ट थ्योरी।
इस थ्योरी के अंतर्गत यह बताया गया है कि कर्मचारियों से यदि कार्य अच्छा लेना है तो जो कुशल कर्मचारी, अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन्हें सैलरी जो है उचित प्रमाणित दर से दी जानी चाहिए, और यदि कोई कर्मचारी अच्छा कार्य नहीं करता है या अकुशल कर्मचारी है, उसे सैलरी जो है प्रमाणित दर से नीचे दी जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों की कुशलता और अकुशलता के आधार पर कर्मचारियों में सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। डियर लर्नर्स, अभी हमने देखा ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। आइए अब हम चलते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी जेड एंड मैक्लेलैंड नीड्स थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। In the context of the motivational process, the Maslow's need hierarchy assumes special significance. Abraham Maslow, an eminent American psychologist, has advanced the comprehensive structure of human need known as a Maslow need hierarchy. Maslow recognized the 5 basic human needs which constitute a hierarchy. Need is the feeling likeness of human body. मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसकी जगह पे दूसरी आवश्यकताओं के द्वारा ले ली जाती है। अब्राहम मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को उनकी महत्ता के आधार पर वरीयता क्रम में विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड, सेकेंड सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, थर्ड सोशल नीड, फोर्थ एस्टीम नीड एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड्स इंक्लूड food, air, water, sleep, shelter, sex and other necessities to sustain and preserve life. बेसिक नीड्स के अंतर्गत ऐसी नीड आती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हर थोड़े समय के बाद इन नीड या आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। इसके अंतर्गत फूड, एयर, वाटर, स्लीप, शेल्टर, सेक्स आदि आते हैं। सेकेंड है द सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड। जब मनुष्य की बेसिक नीड की पूर्ति हो जाती है तब मनुष्य सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड के लिए जाता है। सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड कंसिस्ट ऑफ द नीड फॉर द क्लोथिंग, शेल्टर एंड एनवायरमेंट विथ प्रिडिक्टेबल पैटर्न सच एज जॉब सिक्योरिटी, पेंशन एंड इंश्योरेंस। यह सिक्योरिटी और सेफ्टी मनुष्य की शारीरिक सेफ्टी, उसकी संपत्ति की सेफ्टी और उसकी जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी से संबंधित होता है। थर्ड है सोशल नीड। जब मनुष्य की सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड की पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य सोशल नीड्स के लिए जाता है। सोशल नीड्स इंक्लूड द नीड टू बी लाइक्ड बाय द अदर्स, टू बी ए वांटेड मेंबर एंड टू बिलोंग टू ए ग्रुप अदर देन जस्ट ए फैमिली। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, वह चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, वह लोगों को प्यार करे, वो अपनी बातें शेयर करता है, वो अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करता है। इसके लिए वह ग्रुप ज्वाइन करता है, दोस्त बनाता है, शादी समारोह में जाता है। तो यह उसकी सोशल नीड्स को पूरा करता है। यदि किसी इंसान की सोशल नीड पूरा ना हो तो वो बहुत समय तक वो जीवित नहीं रह पाएगा, या तो बीमारियों से घिर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। एस्टीम नीड्स इंक्लूड्स द नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स। जब मनुष्य की सोशल नीड की पूर्ति हो जाती है उसके पश्चात मनुष्य एस्टीम नीड के ओर जाता है। एस्टीम नीड्स के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसे समाज में आदर के साथ देखा जाए, समाज में उसका एक रिकॉग्निशन हो, समाज में उसकी पहचान हो, या उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फुलफिलिंग वंस पोटेंशियल एंड बिकमिंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के दम पर यदि उस सिचुएशंस को पा लेता है तो वह उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। यह परिपूर्णता का स्थिति एवं सिचुएशंस होती है। अगली थ्योरी है मैकग्रेगर थ्योरीज एक्स एंड थ्योरी वाई। डगलस MacGregor has classified the basic assumptions regarding human behavior into two parts and has named them as a theory X and theory Y.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यदि हम एम्प्लॉय को डिवाइड करें तो हम दो भागों में एम्प्लॉय को डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे एम्प्लॉय जो बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जिन्हें कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हाँ सेल्फ सेंट्रल जरूर होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्य एवं उद्देश्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। यदि ऐसे कर्मचारियों को कार्य दिया जाता है तो वो उस कार्य में गलती निकालते हैं। और दूसरे एम्प्लॉय ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कार्य जो है, जिन्हें कार्य करना पसंद होता है, जो कार्य को कार्य ना मानकर एक एंजॉयमेंट की तरह से करते हैं। ऐसे कर्मचारी डिसिप्लिन होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को आदेशित या निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को, लक्ष्य को अचीव करने के पीछे कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों का मानना होता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लक्ष्यों में सफल होगा तो निश्चित ही उसका फायदा जो है वो उस एम्प्लॉय को भी अवश्य मिलेगा। तो मैकग्रेगर ने जो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से एम्प्लॉय को दो भागों में बांटा है। ऐसे कर्मचारी जो ठीक नहीं है, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, ऐसे कर्मचारी को उन्होंने थ्योरी एक्स के अंतर्गत रखा है। और ऐसे कर्मचारी जो काम करने में एंजॉय करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसे कर्मचारी को उन्होंने थ्योरी वाई के अंतर्गत रखा है। तो यहां पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि एक्स थ्योरी के अंतर्गत क्या बातें कही गई है और वाई थ्योरी के अंतर्गत क्या बातें कही गई है। एक्स थ्योरी पीपल डिसलाइक द वर्क, जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत पीपल लाइक द वर्क। एक्स थ्योरी पीपल विश टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत पीपल सीक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बढ़ के जो है कर्मचारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक्स थ्योरी के अंतर्गत मोस्ट पीपल रेसिस्टेंट टू चेंज, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी चेंज होता है, एक्स थ्योरी के अंतर्गत जो एम्प्लॉय होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा चेंज का विरोध करते हैं। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत मोस्ट पीपल्स एक्सेप्ट द चेंज, वो न केवल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं बल्कि चेंज लाने के लिए इनिशिएट भी करते हैं, उनमें पहल शक्ति भी होती है। पीपल आर नॉट सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड इन द केस ऑफ एक्स थ्योरी, जनरली दे प्रीफर टू बी डायरेक्टेड बाय द अदर्स। एक्स थ्योरी के अंतर्गत कर्मचारी जो है वो दूसरों से डायरेक्टेड, निर्देशित होना पसंद करते हैं। वो अपना काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें प्रेशर ना दिया जाए। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत पीपल जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और बिना किसी के निर्देशन के भी वो अपना कार्य सेल्फ मोटिवेटेड होकर करते हैं। एक्स थ्योरी के अंतर्गत पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो एम्प्लॉय ऐसे होते हैं वो उन्हें एक्स थ्योरी के अंतर्गत एम्प्लॉय जो है वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत पीपल्स आर मच कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक्स थ्योरी पीपल आर हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड, वाई थ्योरी पीपल आर हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड। एक्स थ्योरी के अंतर्गत कर्मचारियों में क्रिएटिविटी की कमी होती है, जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत कर्मचारी जो है उनमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बहुत भारी मात्रा में होती है। एम्प्लॉय डोंट लाइक टू टेक इनिशिएटिव, एक्स थ्योरी के अंतर्गत एम्प्लॉय जो है वो उनमें पहल शक्ति का अभाव होता है, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कार्य करने के लिए पहल नहीं करते हैं। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत एम्प्लॉय लाइक टू टेक इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन में नए नए कार्य करने के लिए पहल करते रहते हैं। People have a limited potentials of the capability in the case of X theory, जबकि Y theory के अंतर्गत people have unlimited potentials of capability। ये सारे डिफरेंसेस है एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी में। जब हमें यह पता चलता है कि एक्स थ्योरी के अंतर्गत किस प्रकार के एम्प्लॉय आते हैं और वाई थ्योरी के अंतर्गत किस प्रकार के एम्प्लॉय आते हैं, तब हम अपनी अभिप्रेरणा के टूल्स और टेक्निक्स लगा सकते हैं उनसे कार्य करवाने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि एक डंडे से सभी कर्मचारियों को नहीं हाँका जा सकता है। कर्मचारियों को उनकी प्रकृति के अनुसार हमें मोटिवेशंस के टूल्स देने होंगे। तो इसके आधार पर एक्स थ्योरी के अंतर्गत ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें निगेटिव मोटिवेशंस के द्वारा कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वन वे कम्युनिकेशंस होता है, कर्मचारियों को भय और डर दिखाकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत डेमोक्रेटिक लीडरशिप अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को पॉजिटिव मोटिवेशंस के द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है एक्स थ्योरी के अंतर्गत, जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल इज नीडेड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज नीडेड। एक्स थ्योरी के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग का अधिकार जो है एक
अधिकारी के पास रहता है, वहां पर अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत चूंकि कर्मचारी अच्छे होते हैं, कार्य के प्रति उत्सुक रहते हैं, तो उन ऐसे कर्मचारियों के लिए अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, अटेंशन इज गिवन ऑन अ पास्ट परफॉर्मेंस विद अ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच इन द केस ऑफ एक्स थ्योरी। जबकि वाई थ्योरी के अंतर्गत अटेंशन इज गिवन ऑन अ फ्यूचर परफॉर्मेंस विद एन अप्रोच टू इफेक्टिंग इंप्रूवमेंट इन अ परफॉर्मेंस। अगली थ्योरी है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग ने अमेरिका में 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स पर एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष दिया। There are two set of the factors which affect satisfaction and dissatisfaction of employee. उन्होंने कहा कि दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कि कर्मचारियों के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स है हाइजीन फैक्टर्स, इन्हें मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहा जाता है, और सेकंड फैक्टर्स है मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं कि सम जॉब कंडीशंस ऑपरेट्स प्राइमरली टू satisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in a strong way. Hygiene factors or maintenance factors, some job condition operate primarily to dissatisfy employees when they are absent, but their presence does not motivate them in a strong way. कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फैक्टर्स यदि प्रेजेंट होते हैं तो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन यदि वो फैक्टर्स ना हो तो कर्मचारी जो है कार्य के प्रति डिससेटिस्फाई हो जाएगा, कार्य करने में उसका मन नहीं लगेगा। तो कर्मचारियों की संतुष्टि को बनाए रखने के लिए ऐसे फैक्टर अत्यंत आवश्यक होते हैं। सेकेंड फैक्टर्स है मोटिवेशनल फैक्टर्स। अनदर सेट ऑफ job conditions operate primarily to build strong motivations and high job satisfactions, but their absence does not create strong dissatisfaction among employees. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि ये फैक्टर्स ना हो तो कर्मचारी कार्य के प्रति डिससेटिस्फाई नहीं होता है, कर्मचारी अपना कार्य करता रहता है। हर्जबर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी में दो फैक्टर्स बताए गए हैं, हाइजीन्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स, इन्हें डिससेटिस्फायर भी कहा जाता है, और सेकंड मोटिवेशनल फैक्टर या सेटिस्फायर फैक्टर्स। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स के अंतर्गत सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपीरियर, इंटरपर्सनल रिलेशन विद कलीग एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सबऑर्डिनेट्स, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटीज एंड पर्सनल लाइफ आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम वर्किंग कंडीशंस को लेकर बात करें तो वर्किंग कंडीशंस ऐसे फैक्टर्स है जो यदि बहुत अच्छा है तो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभी प्रेरित नहीं करेगा, लेकिन वर्किंग कंडीशंस यदि प्रॉपर नहीं ना हो तो कर्मचारी कार्य से डिससेटिस्फाई होगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कंप्यूटर में लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों को यदि आरामदायक कुर्सी मुहैया नहीं कराई जाती है तो वो कार्य से डिससेटिस्फाई हो जाएगा, लंबे समय तक वो कंप्यूटर पे बैठ के कार्य नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि वह सुविधा उसे प्रोवाइड की जाती है तो वह उसे कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करता है। सेकेंड है मोटिवेशनल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत वर्क इटसेल्फ, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ और चैलेंजिंग वर्क आते हैं। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय को लगता है कि उसके पर्सनल ग्रोथ के अवसर बहुत है तो यह उसे अच्छा कार्य करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, लेकिन यदि किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ की संभावना नहीं होती है तो भी वह कार्य से डिससेटिस्फाई नहीं होता है। तो हाइजीन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भी कर्मचारियों को कार्य के प्रति संतुष्टि बनाए रखने के लिए ये फैक्टर्स अवश्य होने चाहिए, और मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंतर्गत जो फैक्टर्स आते हैं वो कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, एंकरेज करने के लिए का कार्य करते हैं। अगली जो हमारी थ्योरी है विलियम आउचीज जेड थ्योरी। Professor Auchi has introduced theory Z. Theory Z believes in the philosophy of management which is truly democratic and dynamic, where employer-employee relationship is based on the family like loyalty, strong and mutuals. विलियम आउची की जेड थ्योरी की विशेषताओं के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला ट्रस्ट, सेकंड एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, थर्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज, फोर्थ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। विलियम्स आउची की जेड थ्योरी जो है वो निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित है। फर्स्ट ट्रस्ट,
ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, एक ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रबंध के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में एम्प्लॉय की सहभागिता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस और कर्मचारियों के बीच में एक स्ट्रांग बाउंड रिलेशंस होना चाहिए। शक्तिशाली संबंध स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को आजीवन रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यदि ऑर्गेनाइजेशंस को यदि नुकसान भी होता है, ऐसी स्थिति में भी कर्मचारियों की छटनी नहीं होनी चाहिए और कर्मचारियों के मन में अपने जॉब के प्रति स्थायित्व की भावना होनी चाहिए। विलियम साउची की जेड थ्योरी के अंतर्गत फॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस में एकीकृत संगठन में चार्ट या विभागीकरण के अनुसार कर्मचारी कार्य नहीं करते हैं। जॉब रोटेशंस के अनुसार कर्मचारी जो है किसी भी स्थान पर जाकर अपना कार्य कर सकते हैं और यहां पर एक बास्केटबॉल के प्लेयर जैसा स्थिति या सिचुएशंस होता है जिसमें बास्केटबॉल प्लेयर किसी भी स्थिति पे जाकर खेल सकता है। इस तरह से सिचुएशन या स्थिति होने से कर्मचारियों को यह पता होता है कि वह किस प्रकार दूसरों के कार्यों को प्रभावित करते हैं और दूसरे उसके कार्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, कर्मचारी अधिक मात्रा में होते हैं, वहां कर्मचारियों और ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य में एक आपसी तालमेल होता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, हड़ताल, तालेबंदी ऐसी सिचुएशंस जो है ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं पनपती है और एक औद्योगिक शांति ऑर्गेनाइजेशंस में आती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहता है। मैक्लेलैंड 3 नीड मॉडल्स। In the early 1950s, McClelland and his associates began to study 3 needs that motivate human behavior: power, affiliations, and achievements. McClelland believes that each person has a need for all three as well as for others, but that the people differ in the degree to which the various needs motivate their behavior. Needs for achievement is of paramount significance. McClelland 3 needs theory models: need for achievement, need for power, and need for affiliations. Need for power: individual with a high power need seeks to dominate, influence or have control over the peoples. ऐसे लोग जो पावर नीड चाहते हैं वे दूसरों को डोमिनेट करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि वो दूसरे को नियंत्रित करें और प्रभावित करें। ऐसे लोग तार्किक, वार्ता कुशल और अत्यधिक चाह रखने वाले होते हैं। Second, need for affiliations. Individual with the high affiliation need value interpersonal relationship and exhibit sensitivity toward others people's feelings. ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें सम्मान दें, लोग उन्हें प्यार करें और वे समाज में अपनी स्वीकार्यता पसंद करते हैं। यदि उन्हें अस्वीकार किया जाता है तो ऐसे में वे दुखी हो जाते हैं। Third, need for achievement. People who desire a need for achievement have an intense desire for success and an equally intense fear for failures. They accept challenging tasks and set moderately difficult goals for themselves. They also prefer to work independently so that successful task performance can be related to their own efforts than to someone else. ऐसे लोग जो achievement की जरूरतें रखते हैं, ऐसे लोग कार्य के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करते हैं, ऐसे लोग सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग साहसी होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और चुनौतीपूर्ण कार्य करना इन्हें अच्छा लगता है। नीड फॉर अचीवमेंट इज स्पेशली हाई इन केस ऑफ द हेड ऑफ स्मॉल कंपनीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उनके जो हेड होते हैं, जो उनके अधिकारी होते हैं, उनमें नीड फॉर अचीवमेंट की डिग्री जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, एज अगेंस्ट द हेड ऑफ बिग कंपनीज हु हैव दिस नीड ओनली इन एवरेज डायमेंशंस। मैक्लेलैंड्स experiment shows that training programs are quite successful in increasing these needs. Dear learners, आज की क्लास में हमने देखा कि मोटिवेशंस क्या होता है, मोटिवेशंस के टाइप्स पर हमने प्रकाश डाला, मोटिवेशंस की महत्ता पर हमने प्रकाश डाला। इसके साथ ही हमने ट्रेडिशनल्स और मॉडल्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस जो है उसकी स्टडी की। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।